लोकल न्यूज़ 31 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष, जिनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। छात्र जीवन से जो राजनीति में छात्र जीवन से वो राजनीति करते रहे हैं। बागेश्वर महाविद्यालय में वो छात्र संघ महासचिव के पद पर निर्वाचित हुए थे। तब से लगातार वो जन आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं। उत्तराखंड आंदोलन हो, बागेश्वर जिला बनाओ आंदोलन हो, तमाम आंदोलनों में छोटे छोटे जो मुद्दे उठाकर वो लड़ने वाली प्रवृत्ति उनकी रही है। तो अभी उनको एक दायित्व मिला है, उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष के पद पर उनको दायित्व मिला है। अब निकट भविष्य में चुनाव होने हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौती भी है, अवसर भी है। तो कैसे वो सब देखते हैं, इन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं छात्र संघ के पूर्व महासचिव उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष मनोज जोशी। मनोज जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद पांडे जी। थैंक यू सर। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी अभी मिली हुई है उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष पद की। तो कितनी बड़ी चुनौती आप इसको मानते हैं और कितना बड़ा अवसर आपके लिए है? क्या क्या चीज़ें आपकी प्राथमिकता में शामिल होंगी? अब वाकई एक चुनौती भरा कार्य हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने मेरे को सौंपा है और मैं उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा हूँ। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने जो है कि इसको मेरे को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि आज जिस प्रकार से प्रारंभ में उत्तराखंड क्रांति दल हुआ करता था, आज थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी जनता के दिल में आज भी उत्तराखंड क्रांति दल कायम है और जो राष्ट्रीय दल है उनसे उनका मोह भंग हो गया है और उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ आज सभी तीसरे विकल्प के रूप में टकटक लगाए बैठे हुए हैं। तो मेरा यही होगा कि जो मेरे को ये दायित्व दिया हुआ है, तो मैं बागेश्वर जनपद में पूरे बूथ स्तर पर गांव-गांव में कार्यकर्ताओं को जोड़ने की मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा। मनोज जी, जब हम देखते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसा दल है कि बड़े राष्ट्रीय दलों से आपका मुकाबला होना है, उनके तो अपने संसाधन हैं, गांव-गांव में उनका संगठन है, संगठन भी बड़ा है, आपके तो कार्यकर्ता एक एक करके आपको जुटाने हैं। तो क्या लगता है कि इन दलों के सामने क्या आपका उत्तराखंड क्रांति दल आगामी चुनाव में टिक पाएगा या कितनी बड़ी परेशानी आपको होने वाली है? नहीं, परेशानी की तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से आज पूरे प्रदेश का माहौल बन गया है और युवा, माता बहनें और सभी लोग उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ने के लिए लालायित हैं, लेकिन हम ही उनके पास नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन अब हम लोग ने पूरे उत्तराखंड में मुहिम छेड़ दी है और जो भी हमारे जिला अध्यक्ष बने और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है वो इसके लिए तत्पर है और हम गांव-गांव जाकर अपना सदस्यता अभियान चलाएंगे। और कई लोगों के हमारे पास लगातार कॉल आ रहे हैं, उनसे भी हम संपर्क में हैं और कई ऐसे लोग हैं जो सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं, जो कि उत्तराखंड की राजनीति में अच्छा हस्तक्षेप है और जो कि यहाँ के जल, जंगल और जमीन के मुद्दों में उत्तराखंड क्रांति दल का साथ देना चाहते हैं, उनका भी हम उत्तराखंड क्रांति दल में उनको लेके आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अब हमारे साथ में जो केवल ये परेशानी होती थी कि जो हमारे कार्यकर्ता थे नहीं, लेकिन आपको विगत जो आने वाले 3-4 महीने हैं उसमें ही आपको मालूम चल जाएगा कि हर गांव में, हर बूथ में हमारे कार्यकर्ता आपको मौजूद मिलेंगे, जो कि राष्ट्रीय दल उनसे बिल्कुल आमने सामने लोहा लेने के लिए तैयार खड़े रहेंगे। अच्छा मनोज जी, उत्तराखंड का हम जैसा राजनीतिक व्यवहार देखते हैं, जिस तरह से अभी तक का 2002 में चुनाव हुआ था, उस सबसे हम 25 साल का सफर हम देखते हैं, तो हमारा जो स्वभाव रहा है वो राष्ट्रीय दलों की तरफ रहा है। बहुत कभी कभार कुछ बसपा की तरफ, कुछ यूकेडी की तरफ 2-4 सीटें चली जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है राष्ट्रीय दलों की तरफ ही प्यार ज़्यादा यहाँ के मतदाताओं ने दर्शाया है। तो आपको क्यों लगता है कि कैसे लगता है कि जो यूकेडी की तरफ या क्षेत्रीय दलों की तरफ उत्तराखंड का मतदाता झुकेगा? ये निसंदेह ये उत्तराखंड की जनता का हमेशा ध्यान राष्ट्रीय दलों की तरफ रहा, क्योंकि उसमें भी कई फैक्टर हैं। क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल जो है वो संसाधन विहीन दल है, उतने संसाधन, उतना पैसा हमारे पास नहीं है। लेकिन और आपने ये देखा होगा कि जो भी चुनाव हुए पहले, तो उसमें हमेशा धनबल और जिस हिसाब से चुनाव होता था धन उसमें हावी रहा हुआ है। लेकिन अब जनता जागृत हो चुकी है
उनको मालूम है कि लगातार 25 सालों से कभी भारतीय जनता पार्टी को, कभी कांग्रेस को उन्होंने मौका दिया है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने केवल पूरे उत्तराखंड में लूट खसोट मचाने का काम किया हुआ है। और उत्तराखंड की जो जनभावना थी, जिस अवधारणा को लेकर हमारे उत्तराखंड के भाई बहन, हमारे लोग सड़कों पर उतरे थे, वो सपने उत्तराखंड के लोगों के अभी तक पूरे नहीं हुए, चाहे वो रोजगार हो या अन्य कोई चीज हो। तो अब राष्ट्रीय दलों से सभी पूरे उत्तराखंड वासियों का मोह भंग हो चुका है, और इसीलिए वो तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ नजरें गड़ाए हुए बैठे हुए। जी मनोज जी, जब हम देखते हैं कि एक आरोप सामान्य तौर पर उत्तराखंड क्रांति दल पर हमेशा से ये लगता रहा है कि ये सत्ता के लिए काम करते हैं। 2002 में आपने अच्छा प्रदर्शन किया था चुनाव में, 5-7 सीटें आई थी, उसके बाद 2007 में भी ठीक ठाक प्रदर्शन था, लेकिन उसके बाद ऐसा डाउनफॉल आया कि एक तो सत्ता के आप नज़दीक रहे हैं, दूसरा हमेशा जब भी कोई पार्टी सत्ता में रहती, भले भाजपा हो या कांग्रेस रहे, तो वो हमेशा ये चाहती है कि यूकेडी उभरे और जो सत्ता विरोधी जो वोट है उसको डाइवर्ट कर दे। तो ऐसा एक आरोप लगता है, तो इस आरोप से कैसे आप बचेंगे, कैसे आप मतदाताओं को ये एश्योर करवाएंगे कि ऐसा नहीं है, हम सत्ता के साथ काम नहीं करते हैं, हम जन मुद्दों के लिए काम करते हैं? तो कैसे, कितनी बड़ी चुनौती है, कैसे इसको संतुष्ट कराएंगे लोगों को आप? ऐसा है, 2002 में भी हमारी 4 सीटें आई थी, उसके बाद हमारी 3 सीटें आई थी, लेकिन जो आरोप लगातार हमारे ऊपर उत्तराखंड क्रांति दल के ऊपर लगता है कि ये सत्ता की गोद में जाकर बैठते हैं, लेकिन वो बिल्कुल कतई गलत है। क्योंकि 2002 में अल्पमत की सरकार आई थी, और अगर उत्तराखंड क्रांति दल उस समय कांग्रेस को अपना समर्थन नहीं देती या बीजेपी को अपना समर्थन नहीं देती, तो मध्यावधि चुनाव होने की पूर्ण संभावनाएं थी। और हम, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल ये चाहता था कि उत्तराखंड को तुरंत चुनाव में ना झोंक दिया जाए, आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं उत्तराखंड की, इसीलिए हमने इन राष्ट्रीय दलों को अपना सशर्त अपना समर्थन दिया था, और जो जन मुद्दे थे मुद्दों के आधार पर, और वो मुद्दे जो हमारे थे उनको हमने मनवाया भी था। जी। अच्छा मनोज जी, अभी हम देख रहे हैं कि अंकिता भंडारी जो हत्याकांड वाला मामला है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं दोनों पक्षों की तरफ से। तो आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे में क्या होना चाहिए? बहुत सारे वीडियोज इस तरह से आ रहे हैं, तो आप यूकेडी का क्या स्टैंड है इस मामले में? आज मैं कहूँ तो बहन अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है, उसमें जो अभी प्रकरण चल रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। इन राजनीतिक दलों ने केवल उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में पूरे उत्तराखंड की छिछलेदारी करवा दी है। आज स्थितियां यह है कि न गांव में हमारी माता बहनें सुरक्षित है, वहां बाघ भालू का खतरा है, और न शहरों में हमारी माता बहनें सुरक्षित है, वहाँ ये सफ़ेद पोस्ट जो दरिंदे हैं, जो भेड़िए हैं, वो टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। हमारा अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो हमारा स्टैंड है, हम ये चाहते हैं कि तुरंत सीबीआई जांच हो, क्योंकि जैसे ये कह रहे हैं कि इनके जो सफ़ेद पोस्ट नेता हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं, तो सीबीआई जांच करने से ये क्यों कतरा रहे हैं? सीबीआई जांच हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ पर यह भी कहती है कि अगर इस मामले में सीबीआई जांच नहीं होगी तो उत्तराखंड के अगर लोगों ने अपने इस मुद्दे को और ये आक्रोश को अगर ज़्यादा बढ़ गया तो ये गट्टू मट्टू और जो भट्टू हैं, इन सब की गोटियों की अंटियां बनाकर हम कंचे बनाकर खेल देंगे। मैं खुली चेतावनी देता हूं कि तुरंत सीबीआई जांच यहाँ पर की जाए। मैं देख रहा हूं कि जैसी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुख्यमंत्री है धाकड़ धामी, तो इस अंकिता भंडारी हत्याकांड से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अब हिंदू मुस्लिम करने लग गए हैं, और उनके जो अनुसूचित जाति के जितने भी संगठन हैं, जितना भी उनके वो अनुसूचित जाति के मोर्चे हैं, वो उसमें अब जातिवाद लाने लग गए हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि ये ब्राह्मण के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं और पूरा ब्राह्मण समाज इनके विरुद्ध हो जाएगा। वहाँ अनुसूचित जाति वाले कह रहे हैं कि
हमारे अनुसूचित जाति के नेता के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि बीजेपी तो पहले धर्म की राजनीति करती थी, आज ये जातिगत राजनीति में कहां से आ गई है। मैं चेताना चाहता हूं, अगर अंकिता भंडारी हत्याकांड में उनकी जो माता बहन माँ है, उनका परिवार है, उनके आंसू जिस प्रकार से गिर रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में आक्रोश है, तो सीबीआई जांच की उत्तराखंड क्रांति दल मांग करती है। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो फिर स्थितियां और भी विकट हो सकती हैं। जी अच्छा मनोज जी, उत्तराखंड राज्य की जो गठन की जो अवधारणा रही है, हमारे अपने संसाधन होंगे, हमारा अपना सिस्टम बनेगा, लेकिन वो सब चीज़ें हो नहीं पाई है ना। हमारा स्थायी राजधानी वाला मुद्दा है, युवाओं को रोजगार नहीं है, पलायन लगातार बढ़ रहा है, जंगली जानवरों का आतंक है, गांव हमारे डेवलप नहीं हुए, खाली होते जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि यूकेडी का इस चुनाव को लेकर, किस मुद्दे को लेके जाएगी और स्टैंड क्या रहेगा? क्या आप मतदाताओं को भरोसा दिला पाएंगे? ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल लगातार जब से अपना अस्तित्व में आया तो उसने जल, जंगल और जमीन का नारा दिया, गैरसैंण राजधानी का नारा दिया। तो हम जो आगामी जो चुनाव होगा उसमें सबसे पहले तो हम जो यहाँ रोजगार होगा तो वो यहाँ के मूल निवासियों के लिए होगा। जो भी मूल निवासी यहाँ हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी और 100% जो रोजगार होगा वो यहाँ के मूल निवासी का होगा। आज आप देख रहे हैं कि जितने भी ठेके हैं या कोई भी बड़े बड़े कार्य है तो वो नौकरियां हैं, वो सब बाहरी राज्यों को, चाहे गुजरात के हो चाहे राजस्थान वालों को दी जा रही है। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ पर आकर 2027 के चुनाव में आती है तो सबसे पहला रोजगार यहाँ के मूल निवासियों का होगा और जो भी ठेके होंगे या कुछ भी होता है तो यहाँ के मूल निवासी को दिया जाएगा। दूसरी चीज, उत्तराखंड क्रांति दल जो विकास प्राधिकरण जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे ऊपर थोप दिया गया है, क्योंकि उत्तराखंड के आप किसी भी शहर में जाएंगे तो नदी किनारे ही बसा हुआ है। तो विकास प्राधिकरण के नाम पर जिस प्रकार से इन सरकारों ने तहलका मचाया हुआ है, तो अगर उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आती है तो विकास प्राधिकरण के नियमों में स्थिरता प्रदान की जाएगी, जिससे कि लोगों को सहूलियतें मिले और जो उनके भवन है वो टूटने से बचें। तीसरी चीज है जल, जंगल और जमीन। जिस प्रकार से आज आप देख रहे होंगे कि पूरा जो उत्तराखंड है उसमें 380 किलोमीटर की हिमालय की रेंज है। आज वो पूरी हिमालय की रेंज खतरे के जद में आ गई है। उसका प्रमुख कारण मैं वन की अग्नि को मानता हूँ। तो उत्तराखंड का, क्योंकि वन की अग्नि लग रही तो जंगल खत्म हो रहे हैं, हमारी हवा पानी खत्म हो रही है, हिमालय का बर्फ सिकुड़ते जा रही है और जो हमारे नदियां हैं वो खत्म होती जा रही है। और जो जंगल का जानवर था, क्योंकि जंगल में आग लग रही है तो उसके बाद उनका पलायन शहरों की तरफ और गाँव की तरफ हो रहा है। तो सबसे पहले उत्तराखंड क्रांति दल जो जंगल में आग लग रही है उसके नियंत्रण करने की कोशिश करेगी और पूरे उत्तराखंड में फल पट्टियां बनाएगी जिससे कि यहाँ अच्छा रोजगार मिल सके। और तीसरी चीज जो होगी महिला सशक्तिकरण की, और यहाँ की जो माता बहन है उनको किस प्रकार से उनके सर से बोझ उतारा जाए, ये होगा। और जितनी भी नीतियां राष्ट्रीय दलों ने बनाई हुई हैं, क्योंकि वो गुजरात से या दिल्ली से संचालित होती है, तो हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि इस प्रदेश का कैसे विकास हो और इस प्रदेश के जो निवासी हैं उनको कैसे रोजगार मुहैया कराया जाए। और साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आज इन राष्ट्रीय दलों ने हमारे सरकारी कर्मचारियों का लगातार उत्पीड़न किया हुआ है, उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे उनकी पेंशन का मुद्दा हो या उनका विनियमितीकरण का मुद्दा हो या जो उपनल और उससे लगे हुए भाई लोग हैं हमारे, उनका मुद्दा हो, तो उसमें भी उत्तराखंड क्रांति दल उन सभी को
एक साथ लेकर और उनके जो हित है उसको संरक्षित करने और उनका अधिकार उनको दिलाने के लिए काम करेगी। जी मनोज जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि अब अगले महीने जो है उत्तरायणी का त्यौहार या उत्तरायणी का मेला लगने वाला है बागेश्वर में। जनरली एक पुरानी परंपरा रही, राजनीतिक परंपरा रही कि यहाँ बगड़ में जो है सरयू नदी तट पर जो है एक पंडाल लगता है, तो आप भी पंडाल लगाएंगे या फिर इसमें कौन कौन से लोग आएंगे? क्या कोई बड़ी घोषणा आप करने वाले हैं या कोई बड़े लोग इसमें शामिल होने वाले हैं? क्या है आपकी रणनीति आगे को? हाँ, उत्तरायणी मेले में जैसे कि आपको मालूम है कि हर वर्ष उत्तराखंड क्रांति दल अपना मंच लगाती है, अपना पंडाल लगाती है, तो इस बार भी हमारी काफ़ी तैयारियां चल रही हैं और बहुत अच्छे सिरे से और कई लोगों से उत्तराखंड क्रांति दल संपर्क में है। तो कई और बहुत बड़े पैमाने में लोग सदस्यता भी लेने वाले हैं और इस उत्तरायणी मेले में जो यहाँ पर जिनको हमने आमंत्रित किया है उसमें हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी आने वाले हैं। साथ में हमारे यूथ के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं आशीष नेगी जी वो आने वाले हैं, आशुतोष नेगी जी आने वाले हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी आने वाले हैं, हमारे संतोष भंडारी जी आने वाली हैं और साथ साथ में हमारे जो क्या कहते हैं हमारे जो शीर्ष नेता हैं, सर्वमान्य नेता काशी सिंह ऐरी जी यहाँ पर भागीदारी करेंगे। साथ में हमारे पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी जी और हमारे महेश परियार जी, भुवन जोशी जी और हमारे केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कुंदन सिंह बिष्ट जी यहाँ पर आएंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति का दौर है, राजनीति गर्म है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त उत्तराखंड की जनता से और बागेश्वर की जनता से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि 14 तारीख को आप उत्तरायणी मेले में आए, जो राजनीतिक मंच लगता है उसमें आए और हमारे जो क्रांतिकारी नेता हैं उनके ओजस्वी भाषणों को आप सुने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने व्यस्त समय से बातचीत के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी, और मैं आपके दर्शकों का भी हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद पांडे। तो आप थे हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष, पूर्व छात्र नेता, तमाम जन आंदोलन से जुड़े हुए ऐसे अधिवक्ता मनोज जोशी, जिनका स्पष्ट मानना है कि उत्तराखंड क्रांति दल एक तीसरे विकल्प के तौर पर उभर रहा है और जनता का उनको बहुत अच्छा समर्थन उनको मिल रहा है। उनको उम्मीद है कि जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से लोग उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, उससे लगता है कि उनको जो 2027 में जो है राष्ट्रीय दलों को छोड़कर जनता जो है इस बार यूकेडी को के पक्ष में मतदान करेगी और यूकेडी को सत्ता में बैठाते हुए यहाँ के जो मूलभूत जो समस्याएं, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनको निदान करने का काम करेगी। तो इसी तरह की खबरें जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज़ 31 और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।